हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। शानदार, जोरदार, फर्स्ट क्लास, बहरंट एकदम कतई। इमेज नहीं दिख रही होगी मेरी, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से आज बिना इमेज के पढ़ाएंगे। तो कोई खास बात नहीं है, आवाज़ तो मेरी आ ही रही है, स्क्रीन आपको दिख ही रही है ना, तो दिक्कत ही नहीं है कोई। तो हाड़ा के चौहान वंश चल रहे थे अपने, पिछली कक्षा में अपन ने सिरोही, है ना, और बूंदी का कुछ अंश कर लिया था। इसमें थोड़ा सा कुछ रह गया जो आज कर लेते हैं, शेष बूंदी और उसके बाद कोटा। ये खत्म करने के बाद हमारा चौहान वंश जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो तैयार हो, चले आगे। लो देखो, पहला सवाल ये रहा। बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में जयपुर के किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भूमिका ही रह गई यहाँ पे, या निभाई और कर लेना। तो बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध के अंदर जयपुर के किस शासक ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कौन था वो जयपुर का शासक उस समय। जयसिंह, मानसिंह, ब्राह्म सिंह, राय सिंह। तो बूंदी के बारे में आपको मालूम ही होगा। देखो थोड़ा समझा देता हूँ बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में क्या हुआ था। वैसे तो डिटेल में क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा सा समझ लो। बूंदी का शासक बनता है बुद्ध सिंह। ठीक है, ये उस समय जो बहादुर शाह 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मुगलों में भी दोबारा से उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उसमें बहादुर शाह प्रथम ये शासक बन जाता है। ठीक, बुद्ध सिंह जो है इसके सपोर्ट के अंदर था। और उसके बाद के अंदर फिर जो थोड़ा क्रम थोड़ा बदलता है, फर्रुखसियार आता है, वहां पे इसका थोड़ा सा मेजरमेंट बिगड़ जाता है, यानी कि संबंध बिगड़ जाते हैं बुद्ध सिंह के। ऑलमोस्ट ये लंबे समय तक थोड़ा शासन रहता है इसका। अब होता क्या है कि बुद्ध सिंह और इसका भाई रहता है एक और, है ना, दलेल सिंह। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। तो पहले क्या है, बुद्ध सिंह की डील होती है जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ। इसकी जो पत्नी रहती है बुद्ध सिंह की, वो कच्छावा रानी रहती है, यानी कि जयपुर राजवंश से संबंधित थी। ठीक है, अब कुछ बात को लेकर के पहले डील होती है, फिर वो बिगड़ जाती है। डिटेल में मैं क्लास में बता चुका हूं, तो वैसे समझ लो आप। फिर वो बिगड़ जाती है, बिगड़ने के बाद में बुद्ध सिंह जो है उसको सवाई जय सिंह गद्दी से नियुक्त हटा देता है, क्योंकि उसका फरमान वो मुगलों से ले आता है, मुगल दरबार से इसको हटाने का फरमान ले आता है, और इसको हटा करके दलेल सिंह को शासक बना देता है। बुद्ध सिंह जो है फिर यहाँ से निकल लेता है बेगू की तरफ, और बेगू में इसकी डेथ हो जाती है। अभी इस दौरान क्या होता है, ये जो कच्छावा रानी होती है ये मराठों को निमंत्रण देती है। किसको निमंत्रण देती है, नाम क्या था, ये सब आगे आ जाएगा अभी एमसीक्यूज के अंदर। निमंत्रण देती है राखी भेज करके। ठीक, और साथ में जाता है एक व्यक्ति, प्रताप करके नाम है, प्रताप सिंह करके। वो संधि करता है, कुछ 4-5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। फिर ये मराठा शासक आते हैं, आकर के फिर लड़ाई होती है, फिर जयसिंह थोड़ा पीछे हट जाता है। ठीक है, और इस तरह से क्या है, बुद्ध सिंह को शासक मान लिया जाता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है। तो फिर इसका जो उत्तराधिकारी, उसका जो बेटा है बुद्ध सिंह का, उसको बूंदी का शासक बना दिया जाता है। ये थोड़ा सीन बनता है। तो इसके अंदर जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण जो रोल प्ले किया था स्टार्टिंग में सवाई जय सिंह ने किया। ठीक है, अब इसके बीच में किसका क्या नाम था क्या नहीं था, ये अब आप थोड़ा समझ लेना आगे वाले एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से संबंधित है। बूंदी उत्तराधिकार विवाद में जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने किसे बूंदी की गद्दी पर बैठाया था। जैसे कि अभी मैंने पिछली वाली में बता चुका, दो भाई थे, बुद्ध सिंह को हटा दिया, बुद्ध सिंह के बाद में कौन बचा, तो ये था दलेल सिंह। ये क्या पहला ऐसा निमंत्रण था, ये ऐसे कहो कि बुद्ध सिंह जो है वो कारण बना, या बुद्ध सिंह की पत्नी कच्छावी रानी कारण बनी
राजस्थान में मराठों के प्रवेश का। ठीक है, हालांकि वो चाहते तो कुछ और भी थे, लेकिन किसी और तरीके से आ सकते थे, लेकिन जो निमंत्रण देकर के बुलाया गया है ना आपसी मामलों के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, तो वो बुद्ध सिंह की पत्नी ही थी। या बुद्ध सिंह को आप बुद्ध सिंह के ऊपर भी ठीकरा फोड़ सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राजस्थान के अंदर मराठों का प्रवेश जो होता है वो बुद्ध सिंह की वजह से होता है, ये जानने वाली बात है। ठीक है, सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर किस गद्दी से बिठाया था, किसका फरमान लेके आया था मुगलों से? दलेल सिंह। तो दलेल सिंह थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर उसको हटा दिया, काम हो गया इसका। फिर बुद्ध सिंह की बुद्ध सिंह का जो उत्तराधिकारी है, जो पुत्र है, वही गद्दी पे बैठा। अब देखो, बुद्ध सिंह की पत्नी ने किस मराठा सरदार को राखी भेजकर बूंदी आमंत्रित किया? यह भी अपन ने देखा, मैंने कहा था मराठा को भेजा, लेकिन उसका नाम क्या था ये अपन आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। और ये क्लास में बता चुका हूं मैं आपको, तो आप बताइए जरा क्या नाम था उसका? मल्हार राव होलकर था, छत्रपति राजाराम था, महेंद्र जी सिंधिया था, या बालाजी था? बताओ जरा क्या नाम था उसका? वो था मल्हार राव होलकर। इसका जो बेटा था कच्छावी रानी का, वो इस मल्हार राव होलकर को मामा मामा करके बोलता। ठीक है ना। और ये मल्हार राव होलकर, ये राजाराम जो उनका राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति राजाराम का, उसमें भी सम्मिलित हुआ था। मल्हार राव होलकर की जो बेटी थी उसकी शादी में भी गया था ये, तो उसने बढ़िया संबंध बना लिए थे बुद्ध सिंह के बेटे ने मराठों से। चलो आगे चलो। अब मैंने कहा था अभी आपको कि उसका क्या है, थोड़ा बहुत संबंध क्या, फर्रुख सियार उस समय 1717 के आसपास जो है, 1719 के लमसम जो है, इसके दिल्ली से संबंध बिगड़ गए थे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बोला कि सवाई जय सिंह जो है वो फरमान लिया था इसको हटाने का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम भूलना नहीं है आपको, है ना। ये प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल शासक फर्रुख सियार ने बूंदी का नाम बदल करके क्या रख दिया? जैसे आपको पता हो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया, है ना। सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा गया। ऐसे क्या बूंदी का नाम भी बदला गया था, कुछ टाइम के लिए बदला गया था, लेकिन बदला गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बीच में से कभी सवाल आ जाए आपको लगे रही तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बूंदी का किसने नाम बदल दिया? तो क्या नाम बदल रखा था बूंदी का बदल के? फर्रुखाबाद, फर्रुख नगर, फर्रुखपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब फर्रुख सियार ने रखा था तो फर्रुख के नाम से रखेगा, या तो फर्रुखाबाद होगा, या नगर होगा, या पुर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस हल्का सा कॉमन सेंस लगा लो कि ये नगर भी है, हिंदी शब्द है, पुर भी नगर हिंदी शब्द है, बस ये बाद ही होगा, क्योंकि जलालाबाद, गाजियाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद बाद ही रखे जाते हैं। तो फर्रुखाबाद बूंदी का नाम रखा गया था। अब ये क्या है, सवाल आपसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल के अंदर, है ना, या उत्तर मध्य काल के अंदर, या कैसे भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, या मुगलों द्वारा, या कैसे भी, या फर्रुख सियार के द्वारा, किस स्थान का नाम है कि निम्न में से किस जिले का नाम परिवर्तित करके फर्रुखाबाद रख दिया गया? या निम्न में से किस जिले का नाम राजस्थान के अंदर फर्रुखाबाद रखा गया था पुराने टाइम पे? तो वो बूंदी है, ये ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे पूछा भी जा सकता है आपसे, और इस तरह से पूछने की ज्यादा संभावना है। आपको कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ चारों जगह दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। क्योंकि बूंदी से फर्रुखाबाद का कोई मैच भी नहीं बैठता, ये तो अपने नाम पे रख दिया इस आदमी ने। तो ये बात ध्यान रखना, फर्रुखाबाद बूंदी का ही नाम परिवर्तित करके रखा हुआ है। ठीक है, बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है इसको, है ना। तो किसका शासन काल था उस समय? तो बुद्ध सिंह का शासन काल। बू से बुद्ध, बू से बूंदी, ऐसे करके याद कर लेना, लेकिन फर्रुखाबाद बूंदी से रिलेट करता हुआ ये मत भूलना। नाम बदल के रखा किसने था? फर्रुख सियार। किसके टाइम पे रखा था? बुद्ध सिंह के टाइम पे। ठीक है, चलो आगे चलो। निम्न में से कौन सा बूंदी का शासक श्री जी के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? श्री जी के नाम से जाना जाता है। उमेद सिंह, विष्णु सिंह, राम सिंह, दलेल सिंह। एक बूंदी का शासक है जिसको, जो अपने उस समय पे क्या है, श्री जी के नाम से जाना जाता था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है ये बूंदी के हिस्ट्री के अंदर। तो कौन था ये? उमेद सिंह था, विष्णु सिंह था, राम सिंह था, दलेल सिंह था, कौन था?
तो देखो दलेल सिंह तो था नहीं, इसको तो एलिमिनेट कर दो। अब इन तीनों में से कोई हो सकता है, तो इस बात को मत भूलना, श्री जी के नाम से जो जाना गया था बूंदी का शासक वो उम्मेद सिंह। ठीक है, स्पेसिफिक सवाल आएगा श्री जी के नाम से कौन जाना जाता था, उम्मेद सिंह। बूंदी का कौन सा शासक जाना जाता था और स्पेसिफिक हो गया तो उम्मेद सिंह। ठीक है ना, मत भूलना, ये पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक टाइप का सा है, इस तरह के क्या है चीजें टर्म्स बन जाती है इस तरह के सवालों। श्री जी के नाम से कौन जाना जाता, उम्मेद सिंह जाना जाता। इसके बारे में और भी चीजें देखो, निम्न में से बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवा करके उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। क्लास में मैं बता रहा था आपको कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक तो अपने नाम, ये श्री जी के नाम से जाना गया है ना, ये नाम रखते ना अपन श्री कल्याणमल जी, तो कल्याणमल जी को तो उड़ा दिया इसने, बीच में श्री और जी रह गया, जो भी इसका नाम था बीच का वो उमेश सिंह, तो उमेश सिंह तो गायब कर दिया इसने और श्री जी हो गया ये। और क्या किया इसने, इसने खुद के क्या है पूरे लाइफ टाइम के अपने जो जीवन काल था अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, सोने की मूर्ति बनवा करके और खुद ने क्या है उसका अंतिम संस्कार करवा दिया उसे इसने। बड़ा जबरदस्त काम था ना। एक तो भाई एक तो सोने की मूर्ति बनाई, पहली बात तो ये है ना, उसको जला दिया उसने, कुल मिला के पिघला दिया सारा का सारा। तो ये वही व्यक्ति था जिसको श्री जी के नाम से जाना जाता है, ये उमेश सिंह जी। ठीक है ना, भूलना मत इसको बिल्कुल भी। तो उमेश सिंह के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो इसका नाम जो दूसरा श्री जी मिलता है, एक ये जो है इसने खुद की सोने की मूर्ति बना करके और खुद का अंतिम संस्कार करवाया था, बूंदी का था ये। ठीक, चलो आगे। ये जो शासक है और जो देखो जैसे विष्णु सिंह है ये उमेश सिंह के बाद में आया, दलेल सिंह पहले जा चुका, राम सिंह अब बाद में आएगा। 1857 की क्रांति में, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान बूंदी का एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। बाकी सबने अंग्रेजों का सहयोग किया था, इस आदमी ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। बूंदी का एकमात्र शासक ऐसा कौन सा था बताओ, राम सिंह आड़ा, किशोर सिंह, झाला जालिम सिंह या उम्मेद सिंह। अब यहां मैं बता चुका हूं आपको, इसके बारे में दो ही चीज ध्यान रखनी, उमेश सिंह के बारे में तो वो तो हो गई, अब या तो किशोर सिंह है कि राम सिंह है कि झाला जालिम सिंह है, बताओ जरा। झाला जो जालिम सिंह है ये शासक नहीं है, ये एक्चुअली प्रशासक है, या ऐसे कह सकते हो मंत्री है, महामंत्री है, प्रधानमंत्री है ना, सूबेदार है, कुछ भी है, लेकिन ये राजा नहीं था, ये सेवादार था। ये सेवा था, इसने युद्ध भी लड़े, ये युद्ध इसने हराया भी सही, लेकिन फिर भी इसने क्या गद्दी पे नहीं बैठा था ये प्रशासक ही था। और ये क्या है अपनी जो भूमिका है उसको बूंदी कोटा की राजनीति के अंदर बड़ा उच्च स्तर पे लेके गया था, बड़ा कूटनीतिक आदमी था। तो झाला जालिम सिंह भी नहीं होगा क्योंकि राजा नहीं था। ठीक है ना, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एकमात्र शासक, तो झाला जालिम सिंह कभी शासक नहीं बना था। अब इन दोनों में से एक होगा, राम सिंह हाड़ा होगा कि किशोर सिंह होगा। तो अगर टाइम कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान हो, जैसे क्लास में बताया था, तो 1857 के टाइम पे किसका शासन था, बस वही होगा, तो ये था राम सिंह आड़ा। ठीक है ना, इसने अंग्रेजों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया था, बूंदी का शासक था ये 1857 की क्रांति के दौरान, अच्छा काम किया था इसने, है ना। चलो आगे, किसके समय प्रसिद्ध वंश भास्कर की रचना की गई। सूर्यमल मिश्र, किसने लिखी थी ये, वंश भास्कर। राजस्थान के इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है, जबरदस्त ग्रंथ है ये, है ना। इसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही है लोगों ने, है ना। इसमें बेसिकली क्या हाड़ौती का इतिहास ही है, और वो भी क्या है बूंदी का, लेकिन रेफरेंस के रूप में कई जगह की हिस्ट्री आ गई है इसमें। तो कंप्लीट राजस्थान को जानने के लिए बहुत बड़ा सोर्स है वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र का लिखा हुआ। अब बात यह है कि सूर्यमल मिश्र ने ये जो लिखा था ये किसके टाइम पे लिखा था। अब प्रश्न से ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि बूंदी का ही हाड़ौती का ही कोई शासक था, उसी के टाइम लिखा होगा। तो कौन था, जब अपन ने ऐतिहासिक स्रोत क्लास की थी शुरुआत के अंदर, तो वंश भास्कर की जब चर्चा आई थी तब मैंने डिटेल में बताया था आपको कि कितने साल लगे, फिर कितने टाइम में लिखी इन्होंने, फिर बीच में क्या बंद कर दी थी, क्या किसने बंद कर दी थी, है ना। उस समय बताया था मैंने आपको, किसके टाइम पे लिखी गई थी ये भी बताया था मैंने आपको, कितना कितना टाइम लगा इसके अंदर, कितना खर्चा आया सब बताया था।
तो वंश भास्कर की रचना झाला जालिम सिंह के टाइम नहीं हुई, उमेश सिंह के टाइम नहीं हुई, या तो किशोर सिंह या फिर राम सिंह हाड़ा के टाइम पे हुई थी। तो ये थे राम सिंह हाड़ा ही जिनके टाइम पे वंश भास्कर की रचना की गई थी। इसके रचना का सूर्यमल मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, जरा ध्यान रखना है इसको, ये कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछ ले आपसे वंश भास्कर में बेसिकली किसका इतिहास है, तो हाड़ौती का इतिहास है। हाड़ौती भी ना पूछे, जिसके कोटा बूंदी 12 झालावाड़ ऐसे करके दे दे तो बूंदी करके आना, ठीक है। हालांकि ऐसे पूछेगा नहीं इतना क्लोज, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजों का विस्तार है, सिर्फ इसमें बूंदी ही नहीं है, पूरा हाड़ौती का इतिहास लिखा हुआ और रेफरेंस के रूप में राजस्थान का जो आसपास का जो एरिया है उसका भी हिस्ट्री इसमें आ जाती है, ठीक है। ये राम सिंह हाड़ा के टाइम भी लिखा गया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। अब कोटा की बारी आती है, बूंदी यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, अब आगे हम कोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र कोटा का प्रथम शासक कौन था? शुरुआत हमेशा शुरू से ही होती है, तो कोटा का पहला शासक कौन था बताओ जरा। कोटा को स्वतंत्र करा लिया गया था और जो शासक थे, क्या नाम था उनका, समर सिंह था, ऐसा कुछ नाम था उनका, बेटा था हृदय नारायण, ये नाम ध्यान रखो आप, हृदय नारायण इसको संभाला दिया था, ठीक है। इससे पहले क्या बूंदी के अधीन होकर काम किया करते थे, मुगल बादशाह से स्वीकृति लेकर के, और हृदय नारायण को कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया एक बार के लिए। लेकिन हुआ क्या था, क्लास में मैंने समझाया था, हृदय नारायण जो है तत्कालीन जो बूंदी के शासक थे रतन सिंह जी, उनके ही मातहत होकर के शासन करता था ये, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र नहीं माना इसने, ये उनके ही अपने आप को सामंत मान के शासन किया था इस हृदय नारायण ने। फिर क्या हुआ उत्तराधिकारी का युद्ध होता है मुगलों के बीच के अंदर, औरंगजेब और ये दारा शिकोह वगैरह के बीच में। तो उस समय एक युद्ध होता है ना, जसी जसी का युद्ध बोलते हैं उसको, जसी का युद्ध। उस जसी के युद्ध के अंदर हृदय नारायण जो थे हमारे, ये क्या करे, ये पीठ दिखा के भाग गया, ये लड़ने के बजाय ये वापस क्या मुड़ करके अपना घोड़ा मुड़ा कर पीठ दिखे भाग गया है, जिससे क्या है मामला थोड़ा सा खराब हो गया। मतलब ये खुर्रम का विद्रोह था, सॉरी खुर्रम विद्रोह था, उत्तराधिकारी युद्ध था, खुर्रम विद्रोह था। खुर्रम के विद्रोह के दौरान झांसी का युद्ध हुआ था मुगल सेना और उसके बीच में। तो क्या जो जहांगीर था वो बड़ा नाराज हुआ, जहांगीर नाराज होकर के और इसको यहाँ से पदच्युत कर दिया इसने, हृदय नारायण को, ठीक है। और उस समय जो है रतन सिंह जो है वो कोटा का शासक वो दोनों की तरफ से संभाल रहा था, यानी कि अस्थायी रूप से रतन सिंह जो है कोटा का शासन संभाल रहा था। अब थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ, रतन सिंह ने क्या अपने बेटे माधो सिंह को कोटा का शासक नियुक्त कर दिया, ठीक, अस्थायी रूप से इसने नियुक्त किया। लेकिन इसी दौरान क्या रतन सिंह की डेथ हो जाती है, रतन सिंह जी निकल लेते हैं। अब जैसे क्या है ये निकलते हैं, उस समय क्या कोटा के ऊपर माधो सिंह जी विराजमान है। माधो सिंह जी को क्या है जहांगीर से स्वीकृति मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, कोटा का जो प्रथम स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र कोटा का जो पहला शासक है वो माधो सिंह बनता है, ना कि हृदय नारायण, ना कि रतन सिंह, ठीक है। कहानी समझ में आई गई होगी। अकबर के अधीनता स्वीकार करी, हृदय नारायण को संभलाया। हृदय नारायण अधीनस्थ होकर शासन करता था, सामंत होकर बन के करता था, इसमें बूता नहीं था। फिर इसने क्या एक युद्ध के अंदर अपनी पीठ दिखाई, भाग गया, जहांगीर ने इसको पदच्युत कर दिया, रतन सिंह को संभला दिया कोटा। रतन सिंह को संभलाने के बाद में रतन सिंह ने अपने बेटे माधो सिंह को संभला दिया कोटा। इतने में रतन सिंह की डेथ हो गई। रतन सिंह की डेथ होने के बाद में जहांगीर ने माधो सिंह को स्वीकृति दे दी। तो ऐसे करके माधो सिंह कोटा का पहला स्वतंत्र शासक बनता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन कोटा का प्रथम शासक था? स्वतंत्र कोटा का, स्वतंत्र कोटा मतलब मुगलों के अधीन, ठीक है, बूंदी से स्वतंत्र। पहले तो ये मेवाड़ के अधीन होकर शासन करते थे सारे के सारे बूंदी वाले, ठीक है ना। फिर बूंदी के अंदर देवाहाड़ा आया, देवाहाड़ा ने स्थापित किया साम्राज्य। फिर यहाँ से कोटिया भी लोग और आया इन्होंने, फिर कोटा का एरिया बना। लेकिन फिर भी क्या मिला जुला रूप से काम करता था, मेवाड़ के अधीन में था, कभी छूट जाता कभी आ जाता। फिर फाइनली क्या अकबर का जब टाइम आया तब इन्होंने क्या अलग हो गया, ये कोटा वाला भी अलग हो गया, बूंदी वाला भी अलग हो गया, ऐसे था मामला। तो माधो सिंह पहला जो था
स्वतंत्र कोटा का शासक था। स्वतंत्र कोटा का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिएगा, मुगलों के अधीन, ठीक है ना। चल, निम्न में से कौन सा कोटा का शासक मुगल उत्तराधिकार युद्ध में धर्मत के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था? कोटा का एक शासक ऐसा भी हुआ जो मुगल उत्तराधिकार के अंदर भाग लिया, और वो जो लड़ा था वो दारा की तरफ से लड़ा था। दारा शिकोह जो था ना, दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था, दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था। तो वैसे भी क्या सीधी से जसवंत सिंह जी थे इधर, दारा शिकोह के सेनापति, है ना, जसवंत सिंह जी जोधपुर वाले, ये सेनापति के इनके अंडर में था। और इनके अंडर के अंदर राजस्थान की कई जो युवा राजकुमार हैं वो इस युद्ध के अंदर भाग लिए थे, कई लोग मारे भी गए थे। लगभग 6000 के आसपास की सेना थी इनकी। बहरहाल, तो कोटा के कौन सा था वो शासक जो इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर मारा गया था? राव मुकुंद सिंह, उम्मेद सिंह, जेत्र सिंह, हृदय नारायण। कौन था बताओ जरा? हृदय नारायण के बारे में देख ही लिया अभी आपने, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जेत्र सिंह, उम्मेद सिंह, उम्मीद नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है, उम्मीद टाइपिंग में एरर हो जाती है, है ना, उम्मीद है ये। उम्मेद सिंह, तो उम्मेद सिंह जी भी नहीं थे, अभी देख लिया हमने। जेत्र सिंह भी नहीं है, ये राव मुकुंद सिंह जी। राव मुकुंद सिंह कोटा के शासक थे जो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के अंदर धर्मत के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, चलो, निम्न में से कोटा के किस शासक ने किशोर सागर तालाब और चांद खेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया? थोड़ा निर्माण कार्य की बात कर ले, लड़ाई झगड़े की बात करते रहते हैं अपन। तो कोटा के शासक, किशोर सागर तालाब और चांद खेड़ी का जैन मंदिर। अब आपको इस प्रश्न से एक बात समझ में आ गई कि किशोर सागर तालाब जो है वो कोटा के अंदर है। क्लास में मैं बता रहा था इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया था आपको। और चांदखेड़ी का जैन मंदिर, ये भी कोटा के अंदर। ये दोनों बातें समझ में आएगी। सवाल ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, किशोर सागर तालाब सामने दे दे कोटा, तो बताइए सुमेलित है कि नहीं है? तो सुमेलित रहेगा, है ना। तो किसने बनवाया था? राम सिंह हाड़ा ने, किशोर सिंह ने, राव मुकुंद सिंह ने, या उम्मेद सिंह ने? तो किशोर सागर तालाब या तो खुद के हिसाब से बनवाएगा आदमी, या ऐसे कोई पिताजी होंगे उनकी स्मृति में बनवाएगा, है ना। तो ये खुद के नाम पे ही बनवाया था इसने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कई शासकों ने अपने पूर्वजों, अपने पिता की स्मृति के अंदर उनके नाम के ऊपर भी चीजें बनवाई, महल, किले, तालाब, उद्यान वगैरह। और तो यहाँ पे लेकिन ऐसा है कि इन्होंने अपने खुद के नाम पे ही बनवाई। खुद के नाम पे बनवाने वाले भी बहुत सारे हैं। तो किशोर सिंह ने किशोर सागर तालाब और चांदखेड़ी का जैन मंदिर बनवाया था। कोटा के अंदर है ये। कोटा शहर में जाएंगे आप तो लगभग बीचों बीच एरिया के अंदर आपको एक तालाब दिखाई देगा बड़ा सारा। उसके अंदर एक जल महल टाइप का बना हुआ है, जैसे अपने जयपुर में जल महल है उस टाइप का सा, ठीक है ना, महल सा बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा दिखता है रात को। तो ये किशोर सागर, इसको किशोर तालाब बोलते हैं। किशोर सागर तालाब या किशोर तालाब, ये किशोर सिंह का ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलो, एक और निर्माण की बात कर लेते हैं। कोटा के किस शासक ने ब्रजनाथ जी व आशापुरा जी के मंदिर का निर्माण करवाया? ब्रजनाथ जी और आशापुरा, कोटा के अंदर मंदिर है ये बड़े अच्छे खासे, ब्रजनाथ जी और आशापुरा जी का मंदिर, ये किसने निर्मित करवाया? भीम सिंह, राम सिंह, दुर्जन सिंह, शत्रुसा। बड़ा कठिन हो गया, लेकिन क्लास में अगर ध्यान से पढ़ते हैं आप तो सब कुछ आसान सा है। किशोर सिंह के बाद में शासक आया था एक, है ना, उसका नाम था महाराव भीम सिंह। इसी भीम सिंह ने क्या है, भीमगढ़ का किला भी बनवाया था अपने नाम से। भीमगढ़ का किला, इसने ब्रजनाथ जी का मंदिर भी बनवाया और आशापुरा जी का मंदिर भी बनवाया। तो ये भीम सिंह है, महाराव भीम सिंह। ठीक, चलो आगे चलो। निम्न में से किसने अंग्रेजों से एक गुप्त संधि करके 1818 में
राज्य की प्रशासनिक सत्ता वंशानुगत रूप से अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखे। देखो प्रश्न को ढंग से सुनो, ढंग से समझो। कौन था जिसने अंग्रेजों से एक क्या करी? पहले तो गुप्त संधि करी। संधियां सब कर रहे थे, लेकिन ये एक संधि गुप्त संधि हुई। करके क्या किया? राज्य की कौन सी शक्ति? प्रशासनिक प्रशासनिक सत्ता या प्रशासनिक शक्ति, उसके ऊपर वंशानुगत अधिकार प्राप्त कर। भाई राजा का अधिकार तो होता ही है वंशानुगत। इस आदमी ने क्या किया? जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि महामंत्री कह लो एक तरीके से, राजा के बाद में जिस मंत्री सबसे बड़ा होता है वो मंत्री, तो वो था ये। और इसने क्या है, इस पद के लिए अपने जो आने वाली जो इसके संतानें होंगी, है ना, उन सब के लिए इस तरह का पद जो है वो वंशानुगत रूप से अंग्रेजों से फिक्स कर लिया संधि करके, कि राजा तो देगा नहीं, अंग्रेजों से करवा लिया, क्योंकि उस समय इतना बड़ा इसका रोल रहा होगा, है ना, इसका इतना बड़ा स्थान होगा वहां की राजनीति के अंदर, कूटनीति के अंदर, इसलिए करवा लिया इसने। तो वो कौन था? राम सिंह हाड़ा था, किशोर सिंह था, झाला जालिम सिंह था, उमेश सिंह। अब देखो अगर इस तरह से प्रश्न को अगर आप समझ जाओगे ना, तो प्रश्न का उत्तर देना बड़ा आसान हो जाए। कीवर्ड पकड़ने होते हैं ऐसे प्रश्नों में। गुप्त संधि ये पकड़ी आपने। क्या करना है? राज्य की प्रशासनिक सत्ता की बात चल रही है यहाँ पे, प्रशासनिक सत्ता, ठीक है ना, राज्य सत्ता की बात नहीं, सिंहासन की बात नहीं है, प्रशासनिक सत्ता की बात है। तो प्रशासनिक सत्ता तो वंशानुगत रूप से वही फिक्स करेगा जो खुद प्रशासक होगा। राम सिंह हाड़ा खुद शासक था, ना कि प्रशासक, यानी कि मंत्री नहीं था, राजा ही था। किशोर सिंह भी यही था, उमेश सिंह भी यही था। तो झाला जालिम सिंह है, ये राजा नहीं था, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया। ये क्या था? ये मंत्री था, सूबेदार था, महामंत्री था, कुछ ही कह लो, लेकिन इसका कोटा की राजनीति के अंदर बड़ा जबरदस्त स्थान था इस आदमी का। इसलिए जब ये आएंगे थोड़ी देर बाद में, एक राजा जी आएंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। युद्ध आएगा भी एक, उसके बारे में देखेंगे, है ना, मांगरोल का युद्ध होगा वो। तो अपनी सत्ता को अच्छी तरीके से सेट कर लिया इसने। फिर ये इसको निकाल भी दिया था, लेकिन जब मराठों के हमले हुए, सेटलमेंट नहीं बैठा, बात नहीं बनी, तो उसको क्या है, उसको वापस बुलाया गया, यार तेरे आए बिना पार नहीं पड़ेगी। वापस बुला करके एक छोटा सा बालक था, उसका क्या है, संरक्षक नियुक्त करके इसको कर दिया। तो एक तरीके से फिर यही राजपाट संभाल रहा था। तो ये एक तरीके से निरंकुश हो गया था, ये अपनी मन की मर्जी चलाता था, ये किसी की नहीं सुनता था यार। तो जब इसको लगा कि यार अब अंग्रेजों के हाथ में जारी है ना, सत्ता जो है वो अंग्रेजों के हाथ के अंदर जारी है, तो ये तो क्या है, थोड़े दिनों बाद में पता नहीं क्या बैठेगा इनका, लेकिन मैं मेरा तो काम फिक्स कर लूं, अपने परिवार को तो सेट कर लूं। तो झाला जालिम सिंह ने क्या है, अंग्रेजों से एक चुपचाप से संधि करी। संधि करके कहा कि साहब देखो, अभी तो मैं हूं, मेरे बाद में जो मेरे बेटे होंगे, मेरे जो उसके उनके जो बेटे होंगे, वही क्या है, कोटा की जो सिंहासन जो गद्दी है उसको संभालेगा। फिर बाद में कुछ प्रयासों से ऐसा भी हुआ, इसी के प्रयासों से, कि अलग से क्या है, फिर सिस्टम बना दिया गया, एक अलग से जगह दे दी गई झालावाड़ नाम से। इसी के प्रयास से हुआ था, झाला जालिम सिंह के नाम से झाला से झालावाड़ हो, ठीक है। तो झाला जालिम सिंह था जिसने अंग्रेजों से गुप्त संधि करी प्रशासनिक सत्ता के वंशानुगत अधिकार के लिए। चलो आगे चलो। देखो अभी मैंने कहा था मांगरोल का युद्ध आएगा, तब बात करेंगे जालिम सिंह जी के बारे में। मांगरोल का युद्ध, पहली बात तो ये हुआ कब? 1821 में हुआ। दो सवाल तो, एक सवाल का जवाब तो यही मिल गया आपको सवाल में ही। तो मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी का सहयोग प्राप्त हुआ था? एक अंग्रेज अधिकारी था। अब मांगरोल का युद्ध हुआ किस किस के बीच? इसने क्या है, अपनी जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। एक तरीके से क्या है, निरंकुश आदमी हो गया था ये सुनता नहीं था, ये राजा की नहीं सुनता था, ये अपनी मर्जी चलाता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उस समय शासक थे किशोर सिंह। वो किशोर सिंह जा चुके हैं, दूसरे किशोर सिंह, महाराव किशोर सिंह। तो किशोर सिंह वर्सेस झाला जालिम सिंह, बड़ा जुल्मी आदमी था ये। इनके बीच में मांगरोल का युद्ध होता है, ठीक है। मांगरोल कहाँ है? 12 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। कब हुआ? 1821 में हुआ, अक्टूबर का महीना था तब ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या है, किशोर सिंह तो ठीक है, इससे परेशान हो गया था जालिम सिंह से। जालिम सिंह माना नहीं, लड़ाई हो गई।
तो जालिम सिंह की तरफ से एक शासक आया था, प्रशासक अंग्रेज अधिकारी जो था, मतलब जालिम सिंह ने बड़े कूटनीतिक तरीके से अंग्रेजों को अपनी तरफ मिला लिया। 1818 में गुपचुप संधि कर ही चुका ये आदमी, 1821 का ये युद्ध है 3 साल बाद का। तो अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति को इसने बुला लिया, अपनी तरफ मिला लिया और ये युद्ध जीत भी गया। तो वो कौन था? कर्दन था, टॉड था, पैट्रिक था, लॉरेंस था, सवाल ये है। तो कर्नल जेम्स टॉड था, इसलिए थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री में कर्नल जेम्स टॉड का नाम है काफी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने खुद जाकर के झाला जालिम सिंह को सहायता दी थी, युद्ध के अंदर मौजूद था ये कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड कौन से युद्ध में था? ये मांगरोल के युद्ध में था, बिल्कुल मत भूलना इस बार, बड़ा इंपॉर्टेंट सा युद्ध हो गया ये। कब हुआ था ये भी मत भूलना, 1821 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच में हुआ। ठीक है, अब यहां से क्या किशोर सिंह जी हार जाते हैं और हार करके ये निकल लेते हैं राजपाट छोड़ करके और श्रीनाथ जी के चले जाते हैं ये। और श्रीनाथ जी को क्या है, कोटा का स्वामी बना देते हैं कि महाराज अब आप ही संभालो, मेरे बस की नहीं है, मैं तो चल दिया। तो कोटा का स्वामित्व जो है श्रीनाथ जी को दे देते हैं। अब क्या थोड़ी देर बाद में जालिम सिंह को लगा कि यार ये गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया। तो बड़ा ये क्या बड़ा कूटनीतिक टाइप का आदमी था। तो इसने क्या किया, जो किशोर सिंह जी थे बोले यार मैं तो आपका दीवान हूँ साहब। जालिम सिंह कभी शासक नहीं बना, खुद ने कभी राजा बनने की कोशिश नहीं की, ये अच्छी बात थी इसकी। बोले मैं बिना राजा बने, आई एम नॉट ए किंग, आई एम ए किंग मेकर, वो था इसका हिसाब किताब। तो इसने क्या किया, जो सिंहासन होता है उस सिंहासन के ऊपर यहाँ पे चरणोपाधिका जैसे भरत ने श्री राम की रखी थी, ऐसे किशोर सिंह की चरणोपाधिका इसने सिंहासन पर टिका दी। लड़ाई भी लड़ दी, जीत भी लिया। उसके बाद में साहब मैं आपका दीवान बन के रहता हूँ, मैं क्या है यहाँ पे शासन करने नहीं आया, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन मैं तो क्या भले के लिए कह रहा था आपको, आप माने नहीं बात में। फिर मैं क्या है कि साहब मैं लड़ लिए तो लड़ लिए। तो जब किशोर सिंह को वापस बुलाया गया फिर 1 साल बाद के अंदर, 1 साल रह लिए ये, फिर किशोर सिंह को वापस बुलाया। जब किशोर सिंह जी आए तो बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ इनका, स्वागत हुआ इनकी। जब देखा साहब हाँ ये देखो यहाँ पे साहब आपकी चरण उपाधिका रखी हुई है, आप ही कोई बना करके हम शासन करते हैं। तो ऐसे करके किशोर सिंह जी जो है वापस से गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, ये मांगरोल का युद्ध। तो अब क्या है, झाला जालिम सिंह की पावर और बढ़ जाती है ना। चलो आगे चलो, फिर क्या उदय और थोड़ा देख लो, उदय सिंह किशोर सिंह के बाद में एक शासक और बनते हैं। वो क्या करते हैं, जालिम सिंह जी को भगा देते हैं वहां से, झाला जी को भगा देते हैं कोटा से। क्या यार तू निकल रहा है यहाँ से, तेरे को रोल नहीं है, तू क्या खा जाएगा यहाँ से, तो खुद ही राजा बन के बैठा है। तो झाला जी निकल लेते हैं, चले जाते हैं। फिर इसी दौरान क्या होता है, मराठों के आक्रमण होते रहते हैं कंटिन्यू, उनका जवाब इसके पास होता नहीं है राजा जी के पास में। तो परेशान होकर के झाला को वापस बुलाया जाता कोटा के अंदर। और इन राजा जी का छोटा अल्पवयस्क पुत्र होता है एक, उस पुत्र का इनको कस्टोडियन बना दिया जाता है, इनके संरक्षण के अंदर राजपाट संभाला जाता है। अब झाला जी को डायरेक्टली मिल गया सिस्टम, पुत्र बन गया शासक। ये मर जाते हैं आदमी, पुत्र शासक बना, पुत्र तो छोटा है, तो कस्टोडियन बना के गया झाला जालिम सिंह को। तो एक तरीके से झाला जालिम सिंह ही शासक रहते हैं और ये अपनी शक्ति को और विस्तार करते हैं और निरंकुश हो जाता है यहाँ। ठीक है, ये झालावाड़ हो गया तुम्हारा बीच में, बूंदी के साथ साथ इतना ही झालावाड़ है और कोई झालावाड़ वाला कोई काम नहीं ज्यादा। तो निम्न में से किस कोटा शासक के शासनकाल में, कोटा शासक के शासनकाल, अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी में कोटा से कुछ परगने अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की। अब देखो अलग से झालावाड़ राज्य बन गया। ठीक है, ये राज्य बोलते हैं सबको, रियासत बनी कहने को। तो 17 परगने निकाल करके, कुछ पुस्तक के अंदर 19 भी है, तो बहरहाल कोटा से 17 या 19 परगने निकाल करके अलग से झालावाड़ का निर्माण किया गया। जैसे मान लो ये कोटा है तो यहीं से क्या है, कुछ एरिया निकाल करके, सॉरी इतना एरिया निकाल करके झालावाड़ बना दिया गया। मैं समझा चुका हूँ पिछली क्लास में भी, पहले ना तो झालावाड़ था ना कोटा था, सिर्फ बूंदी हुआ करता था, बूंदी में से सारी चीजें निकली। ठीक है, तो झालावाड़ राज्य की स्थापना जब की गई तो उस समय कोटा का शासक था कौन, सवाल आपका ये है। अब देखो इसी से आपको पता लग गया
एक तो झालावाड़ से कोटा निकला है, पहला सवाल तो ये बन गया। दूसरा, झालावाड़ बिल्कुल नवीन है, इसकी स्थापना कब हुई? 1837 के अंदर हुई। ठीक है, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि उस समय कोटा का शासक था कौन? महाराव राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह फर्स्ट, भीम सिंह या क्षेम सिंह? तो भीम सिंह जी तो पहले आके निकल ली, उसके बाद तो किशोर सिंह जी आ लिए, अपनी कौन कौन आ लिए, है ना। क्षेम सिंह भी नहीं हुए, राम सिंह फर्स्ट या राम सिंह सेकंड होंगे। फर्स्ट के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया अभी, है ना, राम सिंह आड़ा, वो ये ऐसे लंबा चौड़ा करने से नाम नहीं चेंज हो जाता, थोड़ा ध्यान रखा करो बस। तो महाराव राम सिंह सेकंड थे, उनके टाइम के ऊपर कोटा से पृथक करके झालावाड़ को बनाया गया। कब बनाया गया? 1837 में बनाया गया। और झालावाड़ राजस्थान से बनाई जाने वाली अंतिम रियासत थी, ये भी ध्यान रखें। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत थी झालावाड़। वो रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था वो झालावाड़ थी, लास्ट रियासत। ठीक है, टोंक को भी इन्होंने बनाया था, एकमात्र मुस्लिम रियासत। जानने की बात। तो महाराव राम सिंह सेकंड के टाइम पे हुआ था काम। आगे चलो, अब स्वतंत्र झालावाड़ राज्य का पहला शासक कौन बना, ये भी ध्यान में होना चाहिए हमको। झालावाड़ तो हमने बना दिया कोटा से निकाल करके 1837 ईस्वी के अंदर। ये किस चीज का परिणाम है? ये 1818 के अंदर जालिम सिंह ने जो गुप्त संधि करी थी उसी का तो परिणाम है। गुप्त संधि करी थी कि कोटा के जो शासक प्रशासनिक जो सत्ता है वो वंशानुगत रूप से हमारे को दी जाए, झालाओं को दी जाए। लेकिन टाइम थोड़ा सा बदला, फिर लगा कि यार प्रशासनिक सत्ता ही क्यों, अलग से राज्य ही बना लेते हैं ना अपना। प्रशासन कब तक नौकरी करते रहेंगे, अपन खुद बनेंगे राजा, है ना। तो ऐसे करके इसने क्या है, अलग से झालावाड़ इसने बनवाया। झालावाड़ बना करके पहला शासक बनेगा कौन, अब वो बताओ आप। झाला मदन सिंह, झाला जालिम सिंह खुद, झाला सलीम सिंह या किशोर सिंह? झाला किशोर सिंह। तो झाला जालिम सिंह का बेटा मदन सिंह जो था, ये पहला शासक बना था स्वतंत्र झालावाड़। अब ये स्वतंत्र का मतलब अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों से संधि किया हो, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। झालावाड़ का पहला स्वतंत्र शासक झाला जालिम सिंह नहीं है, ये मदन सिंह है। कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे कि झाला जालिम सिंह ही होगा, पहली फुर्सत में लगा दिया कि नहीं, जालिम सिंह नहीं है, मदन सिंह। ठीक है, चलो। एक टाइम आता है कोटा के अंदर दूसरा झाला पैदा हो जाता है, तो निम्न में से किसे कोटा का दूसरा झाला कहते हैं? फैज अली खां, सादिक अली खां, मदन सिंह झाला, स्वरूप सिंह झाला। ये भी क्या है, जैसे झाला जालिम सिंह है, उसने जैसे अपने आप की सत्ता को, शक्ति को बढ़ाया था, वैसे क्या है, इसने अंग्रेजों से संबंध बना करके इसने खुद की शक्ति को बनाया। जो महाराजा जी थे उनकी तो नाम मात्र की शक्ति थी। तो ये उस समय था फैज अली खां। फैज अली खां एक तरह का दीवान था, सूबेदार था कोटा का, जालिम सिंह के बाद में। ये भी बड़ा शक्तिशाली, अपने आप को बड़ा पावरफुल बना लिया है इसने कूटनीतिक तरीके से। इसे ही क्या है, दूसरा झाला कहा जाता है। ध्यान रखना है इसको कि निम्न में से किसे दूसरा झाला कहा जाता है? फैज अली खां को कहा जाता है। फैज, है ना, सैफ अली खान जान दो, क्या फैज अली खां कर लेना। चलो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है। किसके शासनकाल में वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन कोटा है? कोई भी वायस राय कोट जो आया कोटा के अंदर, उसके अंदर पहला वॉइस राय था लॉर्ड कर्जन, जो कोटा आया था। एक सवाल था, को यही मिल गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा वॉइस रॉय कोटा आया था? तो लॉर्ड कर्जन आया था। ये लॉर्ड कर्जन वॉइस रॉय किस रियासत में हार्ड होती है, किस रियासत में आए? कोटा में आए। ठीक से एक सवाल तो ये बन गया। अब उस समय शासक कौन था? तीसरा सवाल ऐसे बना लो, महाराज उमेश सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह फर्स्ट, उमेश सिंह फर्स्ट। कौन थे साहब बताओ? राम सिंह और उमेश सिंह दो हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। इस तरह की चीजों में कंफ्यूजन हो ही जाता है, तो थोड़ा दिमाग लगा लो। फर्स्ट आ ही चुके पहले, उमेश सिंह भी आ गया, राम सिंह भी आ गया, सेकंड भी आ लिया। सेकंड के टाइम तो झालावाड़ बन ही गया था। कोटा आने वाला पहला वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और ये महाराज उमेश सिंह सेकंड के टाइम पे कोटा आया था। ठीक, ये पहला वायसराय था जो कोटा आया था, लॉर्ड कर्जन।
ठीक है, ऐसे करके हमारा जो हाड़ा वंश है वो हाड़ा वंश भी यहीं पे आज समाप्त हो जाता है। पूरा चौहान जो वंश है वो हमने कर लिया। चौहान के अंदर हमने कर लिए हैं, सांबर कर लिया, रणथंभौर कर लिया, जालौर कर लिया, सिरोही कर लिया, बूंदी कर लिया, कोटा कर लिया, और लगे यार थोड़ा थोड़ा झालावाड़ भी कर लिया जितना जरूरत। ठीक, तो ऐसे करके हमारा चौहान वंश भी खत्म हो गया। अगली कक्षा के अंदर अपन जब मिलेंगे तो अपन मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार के साथ। गुर्जर प्रतिहार के बाद में परमार पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर अदर्स पे कर लेंगे, कुछ अदर्स भी करेंगे आगे, कुछ छुटपुट रह गए, फिर कच्छावा आ जाए। ऐसे करके आपकी राजस्थान की हिस्ट्री खत्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, तो आज इमेज नहीं देखी तो कोई लोड नहीं होगा, बात तो समझ में आई गई होगी आपको। तो बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, डट रोप करके पढ़ो आराम से जोरदार तरीके से। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।